हेलो एवरीवन, आई एम थलेश श्रीवास फ्रॉम मिशन सक्सेस क्लासेस और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं हमारे मिशन सक्सेस क्लासेस में। आज की जो पढ़ाई है हम शुरुआत करने वाले हैं काकतीय वंश से। और ये जो काकतीय वंश के जो शासक हैं और उनके बारे में जानकारी प्राप्त होगी कि वो छत्तीसगढ़ कब आए, छत्तीसगढ़ आने के पश्चात उन्होंने किस प्रकार से शासन किया, उनकी शासन प्रणाली क्या थी, शासक कौन कौन थे, उनके बारे में आज हम पढ़ाई करेंगे। किंतु जो नए यूजर हैं उनको मैं बोलना चाहूँगा कि हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको हमारे समस्त वीडियोस प्राप्त होते रहें, सारे वीडियोस प्राप्त होते रहे। चलिए आज की पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। काकतीय वंश से काकतीय वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है कि उस समय के जो आदि पुरुष थे वो थे रुद्र प्रताप देव जी, या जिनको प्रताप रुद्र देव के नाम से भी जाना जाता था। उनके बारे में यह जानकारी प्राप्त होती है कि मूलतः वे वारंगल के चालुक्य शासक थे, जिनका संबंध रुद्रमा देवी से था। और मूलतः वे वहां के वारंगल के काकतीय क्षेत्र में शासन कार्य किया करते थे। कहाँ के शासक थे? वारंगल के चालुक्य शासक थे, जिनका संबंध रुद्रमा देवी से देखने को मिलता है। और वे वहां के काकतीय क्षेत्र में शासन कार्य किया करते थे। और यदि काकतीय वंश के बारे में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखी जाए तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखने पर पता चलता है कि सन 1309 ईस्वी में जब अलाउद्दीन खिलजी संपूर्ण भारत को जीतने के लिए निकला था, तो उस समय दक्षिण भारत विजय अभियान के तहत उसने मलिक कफूर को कहाँ भेज दिया था? वारंगल भेज दिया था। और जब रुद्र प्रताप देव जी ने सुना कि मलिक कफूर दक्षिण भारत विजय अभियान के तहत वारंगल पहुंच गए हैं, तो उन्होंने बिना युद्ध किए अपनी मूर्ति बनाकर उसे सोने की जंजीर में बंधवाकर उनके सामने कोहिनूर के साथ पेश हुए और आत्मसमर्पण कर दिया। क्या किया? अपनी स्वयं की मूर्ति बनवाई। मूर्ति बनवाने के पश्चात उसको सोने के जंजीर से जकड़ दिया, यानी कि सोने के जंजीर से बांध दिया। और बांधने के पश्चात कोहिनूर लेकर स्वयं वारंगल में किनके समक्ष? मलिक कफूर के समक्ष अपना आत्मसमर्पण कर दिया। तत्पश्चात कालांतर में क्या हुआ? सन 1321 ईस्वी में गयासुद्दीन खिलजी जो दूसरे शासक हुए खिलजी वंश के, तो गयासुद्दीन खिलजी ने क्या किया? यहाँ आक्रमण कर दिया, वारंगल में आक्रमण कर दिया। जिस समय शासक थे अन्नम देव जी। कौन थे शासक? अन्नम देव जी। अब अन्नम देव जी ने सोचा कि बार बार खिलजियों का आक्रमण हो रहा है, इससे अच्छा यह है कि हम इस क्षेत्र को छोड़कर चले जाएं। अर्थात किनके डर से? खिलजी वंश के शासकों के डर से काकतीय वंश के जो शासक हैं वो वारंगल को छोड़कर बस्तर चले गए। और जैसे ही वे बस्तर गए तो बस्तर के शासकों को पराजित कर वहां काकतीय वंश की नींव रखी। तो यहाँ से शुरुआत होती है काकतीय वंश के बारे में। तो काकतीय वंश के जो शासक हैं जिनका नाम था अन्नम देव, वे बस्तर चले गए और बस्तर के शासकों को हराकर फिर वहां काकतीय वंश की नींव रखी। तो चलिए देखते हैं इनके शासनकाल के बारे में। तो काकतीय वंश का जो शासनकाल है वह चला है 1324 से 1961 ईस्वी तक बस्तर में, अर्थात हमारे छत्तीसगढ़ में। कहां से कहां तक? 1324 से 1961 ईस्वी तक। और ये बस्तर में सर्वाधिक लंबे समय तक शासन करने वाले सबसे अधिक वंश के शासक हुए हैं। अर्थात अभी तक के कोई भी शासक बस्तर में इतनी लंबी अवधि तक शासन कार्य नहीं किया है। और यदि इनके बारे में आगे देखा जाए तो इनका जो शासन क्षेत्र था वह था बस्तर। ऊपर में ही मैं बता दें कि बस्तर क्षेत्र में ये इतने वर्षों तक शासन कार्य किए हैं। और देखने को मिलता है कि इनके जो संस्थापक थे वह थे अन्नम देव। ऊपर में बताया कि ये गयासुद्दीन खिलजी द्वारा पराजित होने के पश्चात वे कहाँ चले गए थे? बस्तर चले गए थे। तो यहाँ के जो संस्थापक हुए काकतीय वंश के वो कौन है? अन्नम देव हैं। अगला देखा जाए तो इस वंश के जो अंतिम संस्थापक हैं, इस वंश के जो अंतिम शासक हैं वो शासक कौन है? प्रवीण चंद्र भंजदेव। अर्थात ये बोला जाए कि छत्तीसगढ़ में काकतीय वंश के प्रथम शासक कौन है? तो कौन है? अन्नम देव। और अंतिम शासक कौन है? तो कौन है? प्रवीण चंद्र भंजदेव। आगे देखते हैं इनकी राजधानी, क्योंकि जब अलग अलग शासक होते हैं तो वे अपनी राजधानियां बदलते जाते हैं। कई ऐसे शासक होते हैं जो अपनी राजधानी बदलते जाते हैं। तो इनके समय की राजधानी जो देखते हैं तो देखने को मिलता है कि इनके समय की राजधानी मंदोता। जब अन्नम देव शासक थे तो उस समय राजधानी थी मंदोता। जब अगले शासक हुए जिनका नाम था पुरुषोत्तम देव, तो उन्होंने अपनी राजधानी बनाई बस्तर को। तत्पश्चात अगले शासक हुए जिनका नाम था दलपत देव, उन्होंने राजधानी बनाई जगदलपुर। अगर शासकों के बारे में देखा जाए तो शासकों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है कि इस वंश के प्रथम शासक हुए अन्नम देव, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि संस्थापक थे अन्नम देव जी। तत्पश्चात शासक हुए हमीर देव, तीसरे शासक हुए भैरव देव, चौथे शासक हुए पुरुषोत्तम देव, अगले शासक पांचवें शासक हुए जयसिंह देव, छठवें शासक नरसिंह देव, सातवें शासक हुए प्रताप राज देव, आठवें शासक जगदीश राव देव, नौवें शासक हुए वीर नारायण देव, 10वें शासक हुए वीर सिंह देव, 11वें शासक दिक्पाल देव, 12वें शासक राजपाल देव, 13वें शासक चंदेल मामा, 14वें शासक दलपत देव और 15वें शासक अजमेर सिंह। इतने शासक हुए हैं काकतीय वंश में। उसके पश्चात भी कुछ शासक हुए हैं, लेकिन इसमें से कई शासक मराठों के अधीन शासन किए थे, इसमें से कई शासक अंग्रेजों के अधीन शासन किए थे। तो उनके बारे में चलिए अब आगे देखते हैं।
तो इतने शासक हैं जो स्वतंत्र रूप से शासन कार्य किए हैं। तत्पश्चात आते हैं भोसला अधीन अर्थात मराठों के अधीन कार्य करने वाले काकतीय शासक। मराठों के अधीन कार्य करने वाले शासकों में थे दरिया देव। अगला देखने को मिलता है महिपाल देव। दरिया देव के पश्चात महिपाल देव। तत्पश्चात शासन कार्य किए हैं भूपाल देव। इतने शासक जो हैं, 3 शासक भोसला अधीन अर्थात मराठों के अधीन शासन कार्य किए हैं। तत्पश्चात देखने को मिलता है ब्रिटिशों के अधीन शासन कार्य अर्थात अंग्रेजों के अधीन शासन कार्य करने वाले शासक। तो ब्रिटिशों के अधीन शासन कार्य करने वाले शासकों में प्रथम शासक थे भैरम देव। भैरम देव के पश्चात अगले शासक हुए रुद्र प्रताप देव। उसके पश्चात अगली जो शासिका है वह हुई महिला में थी महारानी प्रफुल्ल कुमारी देवी। अगर महारानी प्रफुल्ल कुमारी देवी के बारे में देखा जाए तो ये इस वंश की ही नहीं अपितु छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला शासिका थी। इनके बारे में जब हम शासकों के बारे में डिटेल देखेंगे तब मैं इनके बारे में बताऊंगा कि ये हमारी छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला शासिका रही है। तत्पश्चात अंतिम शासक हुए इस वंश के प्रवीर चंद्र भंजदेव। इस प्रकार से इनके शासकों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है।